हाँ, कल तक जो मैंने उसके एक्सेसिबिलिटी की बात की थी और उसके रिटर्न टाइप की बात की थी, उसके बाद लास्ट में आपके पास एक टॉपिक आ जाता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के केस में हम इसको किस तरह से करें। एक्सेप्शन आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। कितने पार्ट में डिवाइडेड है एक्सेप्शन? चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन है कंपाइलर के द्वारा देखी जा सकने वाली एक्सेप्शन को कि हमारा एग्जीक्यूशन स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी की सारी एक्सेप्शन क्या होंगी? आपकी चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक। और जो एक्सेप्शन कंपाइलर के द्वारा नहीं देखी जाती या नहीं टेक केयर की जाती, वो सारी की सारी एक्सेप्शन क्या होती हैं? आपकी रन टाइम एक्सेप्शन और या अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो दोनों तरह की एक्सेप्शन में समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इनको भी और कुछ पार्ट में बांट रखा है, फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन। फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन उसको कहेंगे जिसके चाइल्ड भी सारे क्या हैं? चेक्ड। जिसकी चाइल्ड एक्सेप्शंस भी क्या हैं? चेक्ड। अब ये हायरार्की समझिएगा पहले थोड़ी सी। हायरार्की सबसे पहले क्या है देखिएगा, सबका पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास है थ्रोएबल। ऑब्जेक्ट की क्या है? चाइल्ड क्लास थ्रोएबल। ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास थ्रोएबल, और थ्रोएबल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक। तो एक्सेप्शन एंड एरर। और अब आती है एक्सेप्शन की बात। एक्सेप्शन क्या है आपकी? ये सारी रन टाइम एक्सेप्शन आ गई, और उसके बाद आ गई ओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट से संबंधित, यानी कि एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड IO एक्सेप्शन, या फिर SQL एक्सेप्शन। ये सारी कहाँ आ रही हैं? आपकी रन टाइम एक्सेप्शन में। ठीक। और ये ऐसे हैं तो बहुत सारी, दो चार ही लिखी हैं यहाँ पर। और फिर बात करें अगर हम इसकी एरर की, तो एरर तो आपकी कई सारी हो जाती हैं भैया। वर्चुअल मशीन अगर काम नहीं कर रही तो वर्चुअल मशीन एरर। अगर आपका स्टैक फुल हो गया तो स्टैक फ्लो एरर आ जाएगी। और अगर आपकी मेमोरी आउट ऑफ मतलब स्पेस हो गई तो आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्ट एरर आ जाएगी। इस तरह की एरर आपके पास कई सारी हैं। तो एक्सेप्शन आपकी हायरार्की यही है कि इसके अंदर आपको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए एक्सेप्शन की हायरार्की में कि पेरेंट और चाइल्ड क्या क्या है। जैसे मान लो एक मेरी ये रन टाइम एक्सेप्शन है। क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन। इस रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड एक्सेप्शन है कौन सी? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लेकिन इससे भी ऊपर क्या है? एक्सेप्शन। तो सभी एक्सेप्शन की पेरेंट एक्सेप्शन कौन? अगर मैं रन टाइम की या IO की बात करूं तो सभी एक्सेप्शन की पेरेंट एक्सेप्शन कौन? एक्सेप्शन। और इसकी भी पेरेंट कौन? थ्रोएबल। ठीक है। तो एक्सेप्शन की चाइल्ड हुई रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड हुई अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन की चाइल्ड हुई नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर सॉरी, ये सब रन टाइम की है, उसकी चाइल्ड नहीं है। सारी क्या है? रन टाइम की। नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन के बाद आ गई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के दो चाइल्ड और हैं। क्या क्या? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और फिर आ गई रन टाइम एक्सेप्शन की एक और चाइल्ड, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। कोई आर्ग्यूमेंट अगर आप इलीगल पास कर दे रहे हो तो इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन के अंदर एक और आ जाती है कि हमने डाल तो रखा था स्ट्रिंग जिसके अंदर हमने नंबर ही मांगने थे, लेकिन डाल दिया हेलो, और उसको हम कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसमें? इंट में। वो कर देते हैं ना, और उसको डाउन कास्ट कर देते हैं इंट में, तो इंट में कर नहीं पाएगा। क्या कह देगा वो? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन किसकी है? इलीगल आर्ग्यूमेंट की एक्सेप्शन है। और क्या है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। किसी क्लास को अगर आप कास्ट कर रहे हो और वो कास्ट नहीं हो पा रही तो वो क्या है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। इस तरह से आपकी ये एक्सेप्शन की हायरार्की आपको दिख रही है। मैं अगर बात करूं आपसे IO एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन के तीन चाइल्ड हैं। कौन कौन सी? एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इंटरप्टेड IO एक्सेप्शन। जो इनपुट से हम जो भी हम उसके अंदर रीडिंग कर रहे थे या आउटपुट से जो भी हम राइटिंग कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ इंटरप्शन हुआ होगा, तो इंटरप्टेड IO एक्सेप्शन। यहाँ तक किसी को कोई इशू इस हायरार्की में? हालांकि एक्सेप्शन हम सेपरेट करेंगे, लेकिन यहाँ हायरार्की समझा रहा था पेरेंट और चाइल्ड वाली बात समझ में आ जाए। क्योंकि जो मैं अभी आगे आपको कराने वाला हूँ इसमें ओवर राइटिंग कॉन्सेप्ट में, कहाँ गया भैया वो जो थी आपकी PDF बनाई थी ना कुछ वर्ड करके, इसमें नहीं है? कहाँ है?
यही है? अरे ये तो फोटो है आज वाली, ये रही। तो इसमें कल वाले नोट्स जोड़ लिए थे, जोड़ लेना, आपकी मर्जी है। मैं तो यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें। ठीक, ये लास्ट पेज आ गया मेरा। यहाँ हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सेप्शन की। छोटा क्यों हो गया इतना? 100% नहीं था ना, वो 20% था। ठीक है, यहाँ हम लिख ले रहे हैं क्या, एक्सेप्शन के लिए कुछ रूल। तो एक्सेप्शन हमारे पास दो तरीके की हैं, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्या क्या पढ़ा है, मैं समझ नहीं पा रहा। अरे कर लेना, आप कॉपी पेस्ट तो करना है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। वो डायग्राम मैं आपको दे चुका हूँ और यहाँ बताया भी था, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये समझ में आ गया आपके। चेक्ड वीएस वर्सेस अनचेक्ड। चलिएगा, इसको हेडिंग कर देते हैं, कंट्रोल बी यू। क्यों भाई, कंट्रोल नहीं काम करेगा? कंट्रोल बी यू, चलिएगा, हो गया। कंट्रोल बी यू। आपका कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा भाई। सही है, चलें लिखें, चलिएगा। द एक्सेप्शंस विच आर, जो मतलब वो सारे एक्सेप्शन जो कि checked by compiler for smooth execution of the program at runtime are called checked exceptions। यहाँ तक किसी को कोई इशू? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ओके चलता रहे, ऐसे वाले एक्सेप्शन को अगर कंपाइलर के द्वारा चेक किया जा रहा है और वो कंपाइलेशन के टाइम पे ही आपको कह रहा है कि भैया आपने ये इस्तेमाल तो किया है, इसको आप हैंडल तो कर लो। जैसे कि ये इक्लिप्स खुला है ना, जैसे कि आपका यहाँ मैं एक क्लास बना ले रहा हूँ और इस क्लास के अंदर मैंने ये डाल दिया, एक सैम्पल नाम की क्लास बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ फाइल से रीड राइट वाला कोड, अभी दिखाया था ना, फाइल इनपुट आउटपुट वाला है ना, फाइल इनपुट स्ट्रीम। अरे भाई, फाइल इनपुट स्ट्रीम मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, FIS इसको नाम रखते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम का शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक, इसके अंदर हमने कुछ भी पाथ डाल दिया, सी ड्राइव, सी कॉलन, कुछ भी एक्स वाई कुछ भी पाथ डाल दो। ठीक, क्या है कि भैया किसी कॉलन पे जाके उस जगह जाके हमें एक ASD नाम का फोल्डर मिलेगा, फिर उसके बाद हमारी abc.txt फाइल मिल जाएगी, उसको आपने पढ़ना है, ऐसा बताया गया है। ठीक, सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन लगाने के बाद तो आपकी ये खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं खत्म हुई। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपकी चेक्ड एक्सेप्शन, और चेक्ड एक्सेप्शन के लिए कंपाइलर आपसे कहता है कि भैया इसे हैंडल कर लो। देखो क्या कह रहा है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, द कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड, नल डाल दो, लेकिन ये भी डाला जाता है। ठीक, अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अरे इमेज डाल दी भाई इनपुट की जगह, फाइल इनपुट स्ट्रीम। वही मैं कह रहा यार, ऐसे कैसे हो सकता है। कंट्रोल शिफ्ट हो, इसको भी कर लिया। हाँ, अब देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, अब क्यों कह रहा है भाई इनपुट स्ट्रीम ही तो है। हाँ, कह रहा है ना, कंपाइलर आपको सजेशन दे रहा है, पाथ भले ही आप सब दे दो, उसके अंदर पाथ के बाद जो भी आपने फोल्डर दे रहा हो, ABC फोल्डर के अंदर XYZ नाम की फाइल होगी, .txt फाइल होगी या .java फाइल होगी, उसमें से आपने रीड करना है। लेकिन
कंपाइलर को पहले से ही अंदेशा हो गया है, या थोड़ी सी मतलब दूरदृष्टिकोण है उसका, उसको पहले से ही पता चल जा रहा है कि ये फाइल इनपुट स्ट्रीम कर रहा है इस्तेमाल। मान लो इस पाथ पर, इस लोकेशन पर ये फाइल नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर नहीं मिले तो आप एक्सेप्शन हैंडल करने का कुछ कोड तो लिखो, अगर नहीं मिली तो मैं क्या करूँ ये तो बताओ। तो इसलिए उसने कहा है या तो उसको थ्रो डिक्लेरेशन में दे दो, तो भैया हम समझ जाएंगे कि आप भी जानते हो। थ्रो डिक्लेरेशन में क्या होता है, यहाँ लिख देंगे कि हाँ हमें मालूम है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आने वाली है, तो कंपाइलर भी समझ जाएगा हाँ ये इसे पता है कोई बात नहीं। तो दूसरा तरीका उसने क्या बताया, दूसरा तरीका कहा है कि इसको ट्राई कैच के अंदर बाइंड करो, कि पहले तो मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करूंगा यहाँ से रीड करने की, फिर कैच के अंदर अगर आप जो कोड लिखवाना चाहते हो किसी और लोकेशन से, या फिर आप एरर एक्सेप्शन को प्रिंटिंग कराना चाहते हो तो वो काम मैं कर दूंगा। तो ये अल्टरनेट वे है। तो एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन एन अनवांटेड इवेंट, कोई एक अनवांटेड इवेंट है जो आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को रोक देता है। तो उस नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को ही हमने क्या करना था, स्मूथ एग्जीक्यूशन करना था। इसी स्मूथ एग्जीक्यूशन करने के लिए हम जिस एक्सेप्शन को करते हैं हैंडल, वो कहलाती है क्या, चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी भी तरह का कंट्रोल काम नहीं कर रहा भाई आपका, हाँ उस साइड वाला ही करा, अब मैंने उस साइड वाला ही करा। दोबारा बोलिए, ट्राई कैच में डाल देते हैं तो दो, मतलब ट्राई कैच के अंदर ट्राई करेगा, कैच के अंदर अगर मान लो नहीं मिल पाया हो तो कैच वाले पार्ट में जाएगा, उस लोकेशन पे अगर नहीं मिल पाई तो कैच वाले पार्ट में जाएगा। ठीक, लेकिन अभी एक्सेप्शन कराऊंगा तरीके से, अभी फिलहाल मोटा मोटा इतना ही जानो कि जिस एक्सेप्शन को कंपाइलर हमें कंपाइल करते टाइम ही बता देता है कि भैया हैंडल तो कर लो, तो वो क्या कहलाएगी, चेक्ड एक्सेप्शन। और एक प्रोग्रामर के लिए चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना मैंडेटरी है। किस तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करना मैंडेटरी है, चेक। हालांकि कर वो दोनों तरीके के एक्सेप्शन को हैंडल सकता है, अल्टरनेट भी लिख दे, है ना, लेकिन एक प्रोग्रामर होने के नाते आपको चेक्ड एक्सेप्शन को तो हैंडल करना मैंडेटरी है, नहीं तो कंपाइलर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। द एक्सेप्शन which are not checked by the compiler are called क्या, अनचेक्ड एक्सेप्शन। दो ही पार्ट में है बस एक्सेप्शन डिवाइडेड, हाँ वेरी गुड, अनचेक्ड और चेक्ड दो ही पार्ट में, एक तो ये वाली हो गई और एक थी ये वाली, दोनों एक्सेप्शन समझ में आ गई। अगर कंपाइलर जिसको चेक कर पा रहा है और आपके कंपाइलेशन के टाइम पे, तो वो क्या कहलाएगी चेक्ड एक्सेप्शन। अगर नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो इसमें लिख दे रहे हैं ऑल रन टाइम एक्सेप्शन, ऑल रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड क्लासेस, यहां भी लिख दो एक्सेप्शन। ठीक है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, आ रहा है समझ में, बस इतना बहुत है। हायरार्की दिखा देते हैं एक बार फिर से, ये हायरार्की है। थ्रोएबल की चाइल्ड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की चाइल्ड रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की चाइल्ड एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, या स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और बाकी आपको सामने दिख ही रहा है, इल्लीगल आर्ग्यूमेंट और क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ये समझ में आया। अब इसका एक रूल देख लेते हैं। वाइल, क्योंकि हम बात कर रहे थे किसकी, ओवरराइडिंग की, ये सारा जो समझाया गया है इसके लिए समझाया गया है। वाइल ओवरराइडिंग, इफ द चाइल्ड क्लास मेथड थ्रोज एनी चेक्ड एक्सेप्शन, तो
compulsory the parent class method should throw the same exception or its parent exception। या तो सेम एक्सेप्शन थ्रो करे या उसकी पेरेंट एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम कुछ करेंगे तो हम क्या पाएंगे, कंपाइल टाइम एरर। अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम। यहां तक थी वो कोई इशू। अब एक स्टार लगा के नोट्स लिख देता हूं, बट देयर आर नो restriction for unchecked exceptions। अरे यार 4 समझ में आ रहा है। सिर्फ ऐसा चेक्ड एक्सेप्शन के लिए है, अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाओ कोड पे। ये इसी में बना, अच्छा पेरेंट चाइल्ड नहीं बना रखी, चलो बना लेते हैं। एक क्लास बना लेते हैं पेरेंट, एक क्लास बना लेते हैं चाइल्ड। एक क्लास बना लेते हैं पेरेंट और एक क्लास बना लेते हैं चाइल्ड। दो क्लास हो गई। सैंपल वाली क्लास से पहले एरर खत्म करते हैं फालतू में जो लगी हुई है, ठीक। पेरेंट क्लास के अंदर हमने कोई मेथड डाल रखा है। मान लो मैंने यहाँ एक मेथड बना लिया, पब्लिक वाइड मेथड 1, ये मेथड हो गया। चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास की स्पेलिंग गलत कर दी, चलो ठीक। चाइल्ड क्लास एक्सेप्शन के अंदर अब क्या हो गया, अच्छा ऐसे लग गया। चाइल्ड के अंदर मैं चाइल्ड को पहले तो एक्सटेंड कर लेते हैं। पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया और इसके अंदर चाइल्ड में मैं एक और एक्सेप्शन बना रहा हूं, पब्लिक वाइड मेथड 1, और यहां करा रहे हैं थ्रोज एक्सेप्शन को। क्या करा रहे हैं, थ्रोज एक्सेप्शन को, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, कंपाइल टाइम एरर कह रहा है रिमूव कर दो इसके पास से या तो एक्सेप्शन या फिर ऐड करो पेरेंट के पास जाकर के एक्सेप्शन। पेरेंट वाले के पास या तो सेम एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए थी, यही था ना, तब हम कोई दिक्कत नहीं आने वाली, या फिर उस एक्सेप्शन की जिसको आप थ्रो कर रहे हो उसकी पेरेंट एक्सेप्शन आपको थ्रो करनी चाहिए थी, या फिर उस एक्सेप्शन की पेरेंट एक्सेप्शन आपको थ्रो करनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एक एक्सेप्शन का नाम भी लिया था सैंपल क्लास में। कौन सी एक्सेप्शन का नाम ले रहे थे, फाइल नॉट फाउंड वाली, है ना, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये हम डाल रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं डाली तो वहां क्या दे देगा, एरर। या तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ही डालूं या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की कोई सी पेरेंट एक्सेप्शन हो, तो आईओ एक्सेप्शन के अंदर ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो यहाँ या तो मैं आईओ एक्सेप्शन डाल दूं, आईओ एक्सेप्शन डाल दूं, आईओ एक्सेप्शन डाल दूं तब कोई दिक्कत नहीं है, या सीधे एक्सेप्शन ही डाल दूं, क्योंकि एक्सेप्शन तो सभी एक्सेप्शन की क्या है, पेरेंट एक्सेप्शन। यानी कि पेरेंट क्लास के मेथड में जो भी आप एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, अगर चाइल्ड क्लास के मेथड ने कोई एक्सेप्शन थ्रो करी है, उस एक्सेप्शन को ही आपने पेरेंट क्लास के मेथड में, सेम मेथड में जिसको ओवरराइड कर रहे हो, थ्रो करना पड़ेगा, या पेरेंट क्लास के मेथड में जो चाइल्ड वाले मेथड की एक्सेप्शन है उस एक्सेप्शन की पेरेंट एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी। ये रूल है, लिख दें इस रूल को, लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई किसी को इशू किसी भी तरह का। अब मैं कुछ कॉम्बिनेशन लिखवाना चाह रहा हूं जिससे आपका पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया। ऑब्वियसली ये लो थ्रोएबल, सेव करा, हो गया।
अब अगर ऑब्जेक्ट डालोगे, हाँ मैं भी वहीं आ रहा हूं, सेव किया और बस। अब अगर ऑब्जेक्ट डालोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ऑब्जेक्ट का दूर दूर तक एक्सेप्शन से कुछ लेना देना नहीं, ऑब्जेक्ट जो है सबके लिए बना हुआ है। जहां से एक्सेप्शन की कहानी शुरू होती है वहां तक तो आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट ही डाल दो। ऑब्जेक्ट का एक्सेप्शन से कुछ लेना देना ही नहीं। स्पेशल एक बना तो रखिए उसमें थ्रोएबल क्लास, वो डालो, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन से उसका संबंध तो हो, समझ में आया, ठीक। अगर एक्सेप्शन से उसका कुछ लेना देना नहीं, संबंध नहीं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, वो तो उसने क्योंकि कहा है कि थ्रोएबल भी एक क्लास है और ऑब्जेक्ट सभी क्लास की पेरेंट होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सभी क्लास की पेरेंट होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग से जैसे कुछ संबंधित चीजें हैं नहीं, तो इसीलिए यहाँ वो वाला आप नहीं चला पाएंगे कि ऑब्जेक्ट डाल दें। जहां से एक्सेप्शन का काम शुरू हो रहा है वहां से आप डालेंगे। तो सभी एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास कौन? थ्रोएबल, और बाकी फिर तो एक्सेप्शन हायरार्की चली रही है, ठीक है। तो मैं कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊं, सपोज करो, देखो वहां लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि लाल लाल लाइन आ जाएगी, इसलिए मैं वहां नहीं लिख रहा, ठीक है। सपोज करो ये मेरी पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये मेरी पेरेंट क्लास है और ये पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड लिख रहा हूं, पब्लिक वॉइड मेथड 1, और इस मेथड से मैं थ्रो करा रहा हूं थ्रोस एक्सेप्शन, ये मैंने थ्रो करा दी। यहां मैंने एक चाइल्ड क्लास और लिखी, चाइल्ड क्लास के अंदर सेम मेथड है पब्लिक वॉइड मेथड 1, ठीक। अच्छा, ऊपर मेथड 1 नहीं लिखा, लीजिए मेथड 1। तो और यहां मैं इसको थ्रो नहीं करा रहा, तो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड? क्यों? नियम सिर्फ चाइल्ड क्लास पे लागू होता है। मैंने कहा अगर चाइल्ड क्लास कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रही है तो कंपल्शन हो जाता है पेरेंट क्लास के लिए कि वो भी वही सेम एक्सेप्शन थ्रो करे या उस एक्सेप्शन की पेरेंट एक्सेप्शन थ्रो करे। पर चाइल्ड के लिए कहां वो नियम मैंने कहां बताया? नियम ध्यान से सुना ही नहीं आपने। क्या कह रहा है? व्हाइल ओवरराइडिंग इफ चाइल्ड क्लास, देखो लिखा है ना, अगर चाइल्ड क्लास कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तब कंपल्सन हो जाता है ये। लेकिन अब तो चाइल्ड क्लास कर ही नहीं रही, पेरेंट क्लास करती है कर दे, नहीं कर रही मत कर, ठीक। फिर से एक पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाँ, वही मैं कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे वाले बना रहा हूँ, तो आप बताएंगे इसके अंदर अब क्या होने वाला है। मान लो पेरेंट क्लास के अंदर मेरी क्या चीज है, एक्सेप्शन नहीं मैं डाल रहा, यही चीज मैं चाइल्ड क्लास में डाल दे रहा हूँ, ये लो। अब अच्छा, ऊपर वाले को पहले लिख देता हूँ वैलिड, ठीक है। अब ये वाला ये इनवैलिड है, मतलब अब पेरेंट क्लास के लिए कंपलसरी हो गया कि वो तो या तो सेम यही एक्सेप्शन थ्रो करे या इस एक्सेप्शन की चाइल्ड एक्सेप्शन पेरेंट एक्सेप्शन को थ्रो करे। और डाल देते हैं कुछ, फिर पेरेंट चाइल्ड बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन जाएंगे। ये पेरेंट और ये चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड। पेरेंट में मैं कर रहा हूं थ्रो कर रहा हूं इसके अंदर एक्सेप्शन को, ठीक, और चाइल्ड में भी मैं एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा हूं। ये वैलिड है इनवैलिड? क्योंकि एक जैसी तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं पेरेंट और चाइल्ड का। पेरेंट में तो मैं कर रहा हूं IO एक्सेप्शन और चाइल्ड में कर रहा हूं क्या, एक्सेप्शन। तो ये वैलिड है इनवैलिड? क्यों? चाइल्ड में पेरेंट पड़ी है और पेरेंट में चाइल्ड पड़ी है ना। तो देखो इस डायग्राम को, इसके हिसाब से एक्सेप्शन, सभी एक्सेप्शन की क्या है, पेरेंट, और वही चाइल्ड डाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसा कॉम्बिनेशन इनवैलिड कहलाएगा। एक और लिख लेते हैं, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया IO एक्सेप्शन और यहां लिख दिया एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन, और एक और लिख रहा हूं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहां मैं आपको दिखा दूं कि हम एक से ज्यादा एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, एक से ज्यादा एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया तो वहां भी मैंने इसलिए बता दिया। तो इस केस में ये वैलिड है या इनवैलिड?
क्योंकि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन दोनों किसकी चाइल्ड हैं। उस डायग्राम को अगर देखोगे तो ये आई ओ एक्सेप्शन की दोनों क्या हैं, चाइल्ड हैं। तो इस केस में ये क्या हो गया आपका, वैलिड, इनवैलिड नहीं, वैलिड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। चलिएगा एक और बना लेते हैं, एक बना लेते हैं आई ओ, अरे यार थ्रो तो कराएं, आई ओ एक्सेप्शन थ्रो करा रहे हैं हम पेरेंट क्लास के अंदर, और चाइल्ड क्लास के अंदर हम करा रहे हैं क्या, एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन और अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन और एक फाइल अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो अभी ये वैलिड कहलाएगा या इनवैलिड, क्यों, ये वैलिड कहलाएगा, ये जानबूझ के कराया गया है। अगर देखो जो पहली एक्सेप्शन है उस एक्सेप्शन की पेरेंट एक्सेप्शन अगर है ऊपर पेरेंट क्लास के पास, तो आपकी चाइल्ड क्लास में कोई दूसरे तरीके की एक्सेप्शन भी आ रही है तो आप उसे डाल सकते हो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डाल सकते हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपकी चेक्ड एक्सेप्शन नहीं है, तो ये नियम आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन पे लागू नहीं होता। देखो जितने भी मैंने क्या लिखवाया था, ये जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपकी रन टाइम एक्सेप्शन है, और क्या कहा था, जितनी भी आपकी क्या लिखाया था, जितनी भी आपकी क्या हैं रन टाइम एक्सेप्शन और इसकी सारी चाइल्ड क्लास क्या कहलाएंगी, अनचेक्ड एक्सेप्शन। और ये वाला रूल जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए लागू नहीं है, ये भी तो बताया था, ये वाला रूल अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए लागू नहीं है, और ये अनचेक्ड एक्सेप्शन ही तो है, तो इसीलिए ये वाला रूल इसके लिए लागू नहीं है। परंतु इसकी वजह से हमें ये पेरेंट डालना पड़ा, ये क्या है, चेक्ड है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है आपकी। चेक्ड एक्सेप्शन के लिए आपका उसका पेरेंट डालना पड़ा। आई ओ एक्सेप्शन का चाइल्ड है ना, आई ओ एक्सेप्शन का चाइल्ड कौन है, आई, ये एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन, तो ये वैलिड है। वैलिड किस लिए हुआ, इसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं था, और इसके लिए एप्लीकेबल है तो वो हमने उसका पेरेंट डाल रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ये पूछिए अगर पूछना है तो। हाँ कर भी रहा है सिबलिंग के लिए, तो अभी ऊपर, हाँ ये रहा, नहीं पेरेंट चाइल्ड की बात चल रही है, डायरेक्ट ये तो इस तरह से यहाँ तो साफ साफ लिखाया गया है, पेरेंट और चाइल्ड वाली बात रूल में लिखवाई गई है। कहाँ है रूल, पेरेंट और चाइल्ड वाली बात लिखवाई गई है, हमने सिबलिंग नहीं लिखवाया। हाँ चाइल्ड में उस एक्सेप्शन का सिबलिंग हो सकता है जिसको आप सोच रहे थे, ऐसा तो आप कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई इशू, यहाँ डाल दिया मैंने आई ओ एक्सेप्शन, ठीक, और यहाँ डाल दिया हमने एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन डाल दे रहे हैं, एंड ऑफ द ई ओ एफ, एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन, और एक और डाल दे रहे हैं कॉमा फाइल, नहीं फाइल रहते हैं तो हो गया शायद ये वाला कंडीशन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो इस डायग्राम को देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर क्या डाली हमने, आई ओ एक्सेप्शन, और फिर नीचे क्या डाल दिया, एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन और इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो ये पॉसिबल है या नहीं, पेरेंट क्लास में आ गया आपका आई ओ एक्सेप्शन, और चाइल्ड क्लास में आ गया आपका एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन और इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये उसकी चाइल्ड एक्सेप्शन है और पेरेंट में पेरेंट एक्सेप्शन पड़ी है। गेटिंग और नॉट, चलिएगा एक और कॉम्बिनेशन करा दें, एक और एक्सेप्शन थ्रो करा देते हैं। इसमें करा रहे हैं हम पेरेंट क्लास में कुछ नहीं करा रहे, चलो, और चाइल्ड क्लास में करा रहे हैं हम
एक्सेप्शन को ना करा करके करा देते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन और नल पॉइंटर एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये वैलिड है या इनवैलिड? डायग्राम देख लो पहले। इनवैलिड है वैलिड? क्यों? ये बताइए मुझे, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन कौन सी है? चेक्ड है या अनचेक्ड है? अनचेक्ड। दूसरी वाली बताइए मुझे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कौन सी वाली है? अनचेक्ड। तीसरी वाली मुझे बताइए, रन टाइम एक्सेप्शन कौन सी वाली है? ये भी आपकी। तो अनचेक्ड के लिए तो ये नियम लागू ही नहीं होता, तो फिर तो वैलिड हुआ ना। तो अनचेक के लिए तो नियम लागू ही नहीं होता माय डियर। चेक्ड के लिए मैंने साफ साफ कहा है, यहाँ साफ साफ एक लाइन लिखवाइए, स्टार लगा के देखिएगा। ये क्या कहा है मैंने? बट पढ़ो, पढ़ भी नहीं पा रहे। चलेगा, सारे कॉम्बिनेशन आपके लगभग लगभग हो गए हैं। नीचे से एक पहले वाला, कौन से वाला? कहाँ पर है आयो एक्सेप्शन? यही वाला, चाहे जिसको मैं अभी कर्सर रखा हूँ, यही वाला ना, यही। इसमें कहाँ डालूं एसक्यूएल वाली? नहीं, ये डालूं कहाँ पर? यही डाल दो, इसको हटा के एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। हाँ देखिएगा, एसक्यूएल एक्सेप्शन कहाँ पड़ी है? किसकी है? रन टाइम एक्सेप्शन से कुछ लेना देना नहीं इसका, चेक्ड एक्सेप्शन से तो लेना देना है इसका। तो फिर उस केस में क्या ये जो आपने नीचे चाइल्ड क्लास में डाल रखी है EOF, इसकी पेरेंट एक्सेप्शन है क्या? ये नहीं है। जब नहीं है तो ऐसी कॉम्बिनेशन बनवा क्यों रहे हो? ठीक है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ये था, अरे यार हाँ चलो ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू? यहां तक किसी को किसी भी तरह का इशू? क्योंकि अब मैं आपको मेथड हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, ठीक है। चलिएगा, ओवरराइडिंग आपका खत्म। जब ये वाली बात बताऊंगा तब तो शुरू होगा मेथड हाइडिंग, ठीक है। पहला एक केस डाल दे रहे हैं, हम स्टैटिक मेथड को क्या नहीं कर सकते? ओवरराइड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ओवरराइड अ स्टैटिक मेथड एज नॉन स्टैटिक। हाँ, स्टैटिक मेथड को हम नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। देखिएगा कहाँ गया, ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के अंदर हम डाल दे रहे हैं क्या? इसको स्टैटिक, ठीक, सेव कर दिया। चाइल्ड क्लास में आके हम उसको नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते। वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब आते हैं, यही उल्टा करके देख लेते हैं। नंबर 2, we cannot override a non static method as static in child class। ठीक, ये समझ में आया? अब यहां से चाइल्ड क्लास में स्टैटिक कर देते हैं और वहां से हटा देते हैं स्टैटिक, यहां से हटा देते हैं स्टैटिक, ठीक। तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, मतलब स्टैटिक एक वहां और एक यहाँ किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता कि पेरेंट में स्टैटिक हो जाए चाइल्ड में ना हो, या चाइल्ड में स्टैटिक हो जाए पेरेंट में ना हो। तो ये वाला केस कभी नहीं बन पाएगा। हाँ, या तो दोनों जगह से हटाओ, अभी ये मैंने बताया नहीं।
हाँ लगाओगे तो भाई एक मतलब दोनों जगह आपको अगर लगाओगे तो वो कॉन्सेप्ट फिर दूसरा कहलाएगा, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वहां आपने लगा दिया और यहाँ आपने हटा दिया, या यहाँ आपने हटा दिया वहां से आपने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, तो इस केस में आपका क्या नहीं होगा, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट नहीं कहलाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, बता देगा साफ साफ। अब इट इज वैलिड if we try to put static keyword into both the methods, both the methods, या पूरा सही से लिखते हैं, static keyword in overridden and overriding मेथड। ये तो पता है ना ओवररिडन कौन सा है, ओवरराइडिंग कौन सा है, कल ही तो बताया था। जो ओवरराइड होने जा रहा है वो ओवररिडन है, जो ओवरराइड कर रहा है वो ओवरराइडिंग मेथड है। यार कल ही बताया, सब भूल गए, याद है, बताया क्यों नहीं फिर? चलिएगा, मतलब समझ में आ रहा है ना, तीसरा रूल समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि एक मैं बना के दिखा दूं, क्लास पेरेंट, और इसका ही एक ये यहाँ मेथड बना ले रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1, और खाली मेथड ही रख देते, क्या फर्क पड़ रहा है। ये बन गई इसकी बॉडी, और एक और क्लास बना ली, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, और बॉडी बंद कर दी। यहाँ पर हमने कर दिया पब्लिक वाइड और स्टैटिक वाइड, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मालूम है ना आपको, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड और बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज, ठीक है। तो ऐसा वैलिड है, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, ये वैलिड है। इट सीम्स टू बी ओवरराइडिंग, देखने में ऐसा लग रहा है ओवरराइडिंग हो रही है, ठीक है। इट सीम्स टू बी ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर static methods, but it is not overriding, it is मेथड हाइडिंग। ये आपका क्या है, मेथड हाइडिंग। ये वैलिड भी है, देखने में लग भी रहा है कि ओवरराइडिंग हो रही है, क्योंकि सिग्नेचर भी सेम, सब चीज सेम। मान लो यहाँ मैं अगर ऐसे डाल देता, यहाँ पर भी इंटेक्स डाल देता, यहाँ पर भी इंटेक्स डाल देता और यहाँ पर भी इंटेक्स डाल देता, देखने में लग रहा है भाई ये तो ओवरराइडिंग के जैसा है, एकदम सेम सिग्नेचर, पैरामीटर भी सेम, आर्गुमेंट वगैरह सब चीज सेम, परंतु स्टैटिक होने की वजह से ये ओवरराइडिंग नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट इज मेथड हाइडिंग, मेथड हाइडिंग। चले आगे बढ़े, इसमें कह रहा है कि ऑल रूल्स ऑफ मेथड हाइडिंग सेम ओवरराइडिंग के जैसे हैं, बट एक चीज अलग है, एक नहीं वैसे हैं तो दो तीन चीजें, बट एक्सेप्ट सम पॉइंट्स, बट एक्सेप्ट सम पॉइंट्स। तो पॉइंट्स भी लिख लेते हैं क्या क्या। बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, अगर हम ओवरराइडिंग की बात करते हैं, अगर हम ओवरराइडिंग की, देखो हेडिंग में डाल दे रहा हूँ, एक काम करते हैं टेबल ही बना लेते हैं, इसमें हेडिंग डाल के सही से आसानी से और समझ में आ जाएगा ना, ये सही है। कंट्रोल ई,
ओवरराइडिंग, मेथड हाइडिंग। ठीक है, ठीक है जी। ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग। पहला क्या कह रहा है कि दोनों, इसमें ओवरराइडिंग के केस में बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड मेथड्स शुड बी नॉन स्टैटिक। पर यहां पर क्या कह रहा है, बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मेथड्स शुड बी स्टैटिक। ये बात समझ में आ रही है? उसमें कह रहा है उसमें नॉन स्टैटिक होना चाहिए ओवरराइडिंग के केस में, तभी हम ओवरराइडिंग मानेंगे। और हाइडिंग में कह रहा है कि दोनों ही स्टैटिक होंगे तभी हम हाइडिंग मानेंगे। अगर दोनों में से एक जगह भी अगर हटा दिया आपने स्टैटिक कीवर्ड तो क्या आ जाएगा, वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ना तो वो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट कहलाएगा और ना ही मेथड हाइडिंग कॉन्सेप्ट कहलाएगा। Method resolution is always take care by JVM based on runtime object। क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो? कंपनी से आ रही है, चलेगा। मेथड रिजोल्यूशन इज ऑलवेज, मेथड रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है, ऑलवेज बेस्ड ऑन, क्योंकि किसका पार्ट है, ओवरलोडिंग का। और ओवरलोडिंग में हमारा जो मेथड रिजोल्यूशन है ऑलवेज किस पे बेस्ड होता है, हाँ, ऑलवेज बेस्ड ऑन कंपाइलर। ठीक है, और विच इज, या टेक केयर बाय वहां लिख देते हैं बेस्ड ऑन की जगह, ऑलवेज टेक केयर बाय कंपाइलर विच इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। ये समझ में आया? रेफरेंस टाइप, ये समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझ में आया? ठीक है। ये तो फालतू में बढ़ाने वाले पॉइंट है वैसे तो, उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह दो, उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसे हटा देते हैं। ये तो आप अपने आप ही लिख देंगे, उसे लेट बाइंडिंग कह दो, इसको अर्ली बाइंडिंग कह दो, ठीक है, ये हटा देते हैं, डिलीट करो। क्या है भाई, बस इतना बहुत है, ये 2 पॉइंट बहुत है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको नहीं लग रहा पढ़ने के बाद कि ये ओवरलोडिंग के जैसी चीजें कर रहा है ना? तो इसीलिए इसको ओवरलोडिंग कंसेप्ट में कंसीडर किया गया है, ना कि ओवरराइडिंग कंसेप्ट में, क्योंकि मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन कंपाइलर और टेक केयर बाय कंपाइलर, और बेस्ड ऑन किसके ऊपर, रेफरेंस टाइप। और उधर तो भैया ओवरराइडिंग में चल ही रहा था, जो हम अभी 2-3 दिन से पढ़ ही रहे हैं। यहां तक किसी को कोई इशू? एक एग्जाम्पल कर लें, चलिएगा। पहले ही एक्सेप्शन वाला कंसेप्ट हटा देते हैं। एक्सेप्शन तो समझ में आ गया ना कि भैया सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, पेरेंट में पेरेंट जाएगा, चाइल्ड में चाइल्ड जाएगा, भाई तो ध्यान रखो। लेकिन वो भी किन के लिए, चेक्ड एक्सेप्शन के लिए, नल के लिए नहीं, चेक्ड एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, ऐसा रूल होगा केवल चेक्ड एक्सेप्शन के लिए। रन टाइम एक्सेप्शन यानी कि अनचेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन के जितने भी चाइल्ड हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? सारे, हाँ, जो कंपाइलर चेक करता है वो वाले एक्सेप्शन के लिए। कंपाइलर हर चेक्ड एक्सेप्शन को कंपाइलर खुद आपको बताएगा, भैया एंटर कर लो लाल लाइन बता के, और 2 ऑप्शन देगा, कहेगा या तो थ्रो डिक्लेरेशन कर दो ताकि हमें पता चले कि आपको भी मालूम है, या इसे बाइंड करो किसमें, ट्राई कैच में। और एक्सेप्शन को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ट्राई कैच, थ्रोज नहीं है।
थ्रोज तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं, हाँ भाई हमें भी मालूम है, हैंडल कहाँ कर रहे हैं हम तो सिर्फ उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई हम भी जान रहे हैं आएगी, देख लेंगे हम। तो कंपाइलर जान रहा है कि हाँ इसने ये लाइन लिख दी, इसका मतलब ये भी जानता है। कंपाइलर तो बेचारा बड़ा शरीफ है, बताता है आपको, कहीं आप जान ना रहे हो तो मैं बता दूं भाई, ठीक। लेकिन जब आप खुद लिख दोगे थ्रोज और उस एक्सेप्शन का नाम, तो कंपाइलर खुद देख लेगा, ओहो इसे तो पता है, बस। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, ये यहां डाल दे रहे हैं हम, लिख देते हैं चाइल्ड क्लास मेथड, ठीक है। और यहां लिख देते हैं हम पेरेंट क्लास मेथड। सेव करा, कहीं भी इसका ऑब्जेक्ट बना लो, मेन मेथड में बना लेते हैं, ठीक। चाइल्ड C1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक। C1 डॉट मेथड इस्तेमाल करा और रन करा, तो आप देखिएगा मेथड का रिजोल्यूशन किसके बेस पे हुआ, रेफरेंस टाइप के। इसको कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, रेफरेंस टाइप पे। अब देखिएगा एक और बनाते हैं, पेरेंट P1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, ठीक है। P1 डॉट मेथड, सेव करा, तो भैया कौन सा वाला आया, रेफरेंस टाइप किस टाइप का है, पेरेंट टाइप। अब एक और करते हैं, चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट को होल्ड करा के देखते हैं। अंकित, रंजीत आया आज, हाँ जी अंकित, चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट को होल्ड करा के देखते हैं, हो जाएगा। इस तरह से मैं एक चाइल्ड का रेफरेंस बनाना चाहता हूं, ये C2 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, इस तरह से मैं करना चाहता हूं। क्या ये हो जाएगा अंकित, क्यों, क्योंकि सही पेरेंट की पेरेंट उसको चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, बट उसको होल्ड नहीं कर सकता। जिस टाइम मैं आपको वो करा रहा था इनहेरिटेंस, तब ये बताया था, साफ तौर पे बताया था। तो ये वाला तो नॉट पॉसिबल है, इसलिए इसको क्या कर लें, कमेंट मार देते हैं। अब इसका एक और होता है पार्ट, कौन सा, पेरेंट का ही रेफरेंस, बट ऑब्जेक्ट किसका, क्या ऑब्जेक्ट किसी का भी हो इससे उसको कुछ फर्क पड़ता है, नहीं। ये तो रेफरेंस टाइप पे काम करता है। मेथड रिजोल्यूशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप, और किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। अरे भाई ओवरराइडिंग में होता है जेवीएम के द्वारा, जेवीएम तक तो बात जाना ही नहीं देता कंपाइलर, अपने आप पहले वो स्टैटिक लाइफ साइकिल, क्लास लोडिंग सब चला देता है, लास्ट में कहता है भाई जेवीएम आओ आप तैयार हो, मेन मेथड को कॉल कर लो, तब जेवीएम अस्तित्व में आता है। लेकिन आप पहले जेवीएम बोल दिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू, क्लियर है, मेथड हाइडिंग क्लियर है। स्टैटिक कीवर्ड दोनों जगह लगेगा, देखने में आपको भले ही लगेगा क्या, ओवरराइडिंग, पर स्टैटिक होने की वजह से वो क्या नहीं है, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां तक किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकते हो। अगर मैं दोनों, ये वाली बात किससे पूछी जाए, विकास से, विकास ये जो मेथड है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया, अगर मैंने इसमें से भी स्टैटिक हटा दिया और पेरेंट वाले में से भी स्टैटिक हटा दिया, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, वेरी गुड, हटा देते हैं, ये लो हट गया, और ये वाला भी हटा देते हैं, ये लो हट गया। अभी देखिएगा चाइल्ड पेरेंट पेरेंट आ रहा है ना, अब रन करो, क्या आया, रन टाइम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चल रहा है काम, अब रेफरेंस के हिसाब से नहीं चल रहा, क्योंकि आप कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ओवरराइडिंग, ठीक है। वापस स्टैटिक लगा देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका चल रहा था, वो तो एक झलक दिखानी थी आपको बस, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ओवरराइडिंग आपकी किस तरह से चल रही है, मेथड हाइडिंग किस तरह से चल रही है, इसमें किसी को कोई इशू हो तो पूछो भाई।
हाँ दोनों हो जाएगा, एक ही क्लास में हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते एक ही मेथड को नहीं कर सकते। एक क्लास में आप 2500 मेथड बनाओ, किसी को ओवरराइड कर दो, किसी को मत करो, किसी को ओवरलोड कर दो। आ रहा है समझ में? अब सवाल आता है, क्या हम मेन मेथड, जो ये वाला जो मेन मेथड है, इसको ओवरराइड कर सकते हैं? कौन कह रहा हाँ कर सकते हैं? साफ साफ लिखा है। तो क्या इसे ओवरलोड कर सकते हैं? हाँ ओवरलोड कर सकते हैं। ये लीजिए अभी करके दिखा देता हूं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया था, यहाँ इंटीजर डालते हैं, स्ट्रिंग ARGS, और ये लो जी हो गया ओवरलोड। मना कर रहा है क्या ये हमसे? क्या ये ओवरलोडिंग है या मेथड हाइडिंग है? ओवरलोडिंग का मेथड हाइडिंग कॉन्सेप्ट है, ये तो कह सकते हो आप। हाँ क्योंकि दोनों जगह आपका स्टैटिक कीवर्ड लगा है, दूसरी जगह ये मैं दो जगह क्यों कह रहा हूँ पता है आपको? पेरेंट क्लास में तो कुछ है ही नहीं, मैं दो जगह क्यों कह रहा हूँ? मैंने कहा कि दोनों जगह स्टैटिक कीवर्ड लग रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। ये दूसरी जगह मैं किसको कह रहा हूँ? ऑलरेडी जो मेन मेथड मेन क्लास के अंदर लिखा गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोनों जो दूसरा कहा मैंने वो मेन क्लास के लिए कहा, ये इंटरव्यूअर को बता देना, ठीक है? क्योंकि मेन मेथड मेन क्लास के अंदर लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है, और हम अपने यहाँ पर आकर उसके स्टैटिक बना करके ओवरलोड कर सकते हैं। अब इंटरव्यूअर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होने वाला है, क्या हम ओवरलोडिंग दो क्लास के बीच में कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक आपने ये वाली चीज ओवरराइडिंग में देखी है और ओवरलोडिंग आपने सिर्फ एक ही क्लास के अंदर देखी है। वो ये पूछेगा जानबूझ के, क्या हम ओवरलोडिंग दो अलग अलग क्लास के बीच में कर सकते हैं? कर सकते हैं? ये मेन मेथड कहाँ लिखा हुआ है? मेन क्लास में। और ये वाला जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं ये कहाँ लिखा है? इसमें चाइल्ड क्लास में। तो भैया सीधी सी बात है, कर सकते हैं। ये मेन मेथड जो लिखा गया है मेन क्लास में, क्या वो हमारी क्लास है? नहीं, वो तो इंटरनल क्लास है, और ये है हमारी क्लास। तो यानी कि दो क्लास, अलग अलग क्लास के बीच में ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। कई बार आप सोचते हो कि यार करके तो एक ही क्लास में दिखाए जा रहे थे बार बार, और वहीं आप कह दोगे कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना। आपने बेस्ट एग्जांपल यही वाला दे देना है, नहीं तो अपनी दो क्लास बनाना फटाक से, उसके अंदर पैरामीटर अपना कर करा के चेंज या सीक्वेंस चेंज करके दिखा देना, हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक आपको वेर अर्ग कराया था अभी कुछ दिन पहले, याद होगा? हाँ वेर अर्ग कराया था। अगर मान लो ओवरराइडिंग कर रहे हैं हम और वेर अर्ग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस केस क्या हुआ? हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं और वेर अर्ग, उसका पैरामीटर वेर अर्ग डाल दे रहे हैं, वही 3 डॉट वाला, याद आ रहा है ना? वही 3 डॉट वाला डाल दे रहे हैं। चलो ऐसा करके देखते हैं। पेरेंट क्लास का एक ही मेथड है, अब हम ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं, हाइडिंग हटा दे रहे हैं, इसलिए मैं स्टैटिक हटा देता हूँ। या एक काम करते हैं, लगा रहने देते हैं, एक और बना लेते हैं। ये लो, पब्लिक वाइड मेथड, मेथड नाम से नहीं है ना इसमें? हाँ, एक मेथड नाम से बन गया, सेव करा। वहां पर हम इसको क्या करेंगे? ओवरराइड पब्लिक वाइड मेथड, और इसको हम यहाँ क्या करेंगे? ओवरराइड। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम अभी कुछ डालने वाले हैं। क्या? पेरेंट क्लास के अंदर हम डाल देंगे वेरआर्ग इंट आई, इसको भी वो कर देते हैं वेरआर्ग, और वहां चाइल्ड क्लास में जाकर के हम डाल देते हैं इसको क्या? सर्वेंट आई। यहाँ वेरआर्ग नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? हाँ बोलो बोलो, यहाँ वेरआर्ग नहीं डाल रहे हैं, कोई और एक क्लास बना ले रहे हैं, सैंपल क्लास इसी के अंदर पड़ी, इसी पैकेज में है ना ये?
हाँ सैंपल क्लास इसी पैकेज में। तो यहाँ सैंपल क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड वर्ड लगा ही रखा है हमने। सैंपल क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा, पेरेंट P1 इज इक्वल टू न्यू, कॉपी पेस्ट तो कर रखा, कर लेते हैं वैसे, ये लो, इस तरह से हम बना ले रहे हैं। ये वाला तो एप्लीकेबल ही नहीं था, ठीक। C1 के अंदर हमने ये डाल दिया मेथड, अच्छा 1 हटाने पड़ेंगे, मेथड 1, मेथड 1, मेथड ये सब हटा दिया, ठीक है। तो पहली बारी में देखिए मैंने इसके अंदर 10 डाल दिया, दूसरी बारी में मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ फिर से क्या 10। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बारी में चाइल्ड का है और दूसरी बारी में किसका है, पेरेंट का है। लेकिन तीसरी बारी में पेरेंट का तो रेफरेंस है और चाइल्ड का क्या है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी मैं क्या डाल दे रहा हूँ 10, और वहाँ प्रिंट करा लेते हैं जिससे पता चल जाए कौन से वाला हुआ है, ठीक है भाई, कुछ तो पता चलना चाहिए ना। वेर अर्ग पेरेंट वाला हुआ है, कॉल होगा ये तो पता चलेगा कौन सा हुआ है। कंट्रोल C और यहां कर देते हैं इंट चाइल्ड। यहां तक किसी को कोई इशू? जब हमने चाइल्ड क्लास का रेफरेंस बनाया और चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना दिया, अरे पास नहीं करा, ये कहां से आ गया सारा, ओवरराइट करा था ना एक जगह हमने। ओहो ओके 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 कर रहे हैं। हाँ, चाइल्ड का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, और मेथड कॉल करने की कोशिश करी हमने, C1 डॉट करके 10 पास कर दिया, जबकि हमारे पास ओवररिडन मेथड है ये, वेरअर्ग वाला भी और कौन सा वाला भी, इंट वाला भी, दोनों ही जो है एक जैसे हैं, क्योंकि वो भी 10 को अलाउ कर देगा और ये भी 10 को अलाउ कर देगा। तो इस केस में कौन से वाले को ये अलाउ करे, चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, कौन से वाले को अलाउ करे। ओवरराइडिंग के केस में मेथड रिजोल्यूशन किस पे बेस्ड होता है, रन टाइम ऑब्जेक्ट बोलो ना, तो रन करें, देखिएगा। तो पहली बारी में कौन सा मिल गया इसको, चाइल्ड। अच्छा यहाँ पे कौन सा वाला है ये, पेरेंट का, तो कौन से वाला मिल गया इसको, पेरेंट का। अब तीसरी वाली में क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्ट किसका है आपका, चाइल्ड का, चाइल्ड का। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बताना जरूरी था, रन टाइम ऑब्जेक्ट पे हमारा मेथड रिजोल्यूशन होता है, परंतु वेर अर्ग के केस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये स्पेशल केस अलग से कराया आपको। वेर अर्ग के केस में ऐसा नहीं होगा, वेर अर्ग के केस में वो सीधे सीधे जाएगा आपके पेरेंट। हाँ, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है। ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट में एक एक्सेप्शन केस ऐसे वाला आया, नोट भी लिखवा देता हूँ इस पे मैं आपको, ताकि पढ़ते वक्त आपको आसानी भी रहे। तो ये इसलिए अलग से बता दिया गया आपको, ये हटा दो, ये तो अंकित से पूछने के लिए करा था। अरे भाई अब नहीं आएगा क्या, अलग लाइन पे आ गया, ठीक है। ओवरराइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेर अर्ग मेथड्स। ओवरराइडिंग जब वेर अर्ग के साथ कर रहे हो, ए वेर अर्ग मेथड, हालांकि बहुत कम चांस है कि आपसे इंटरव्यूअर ये वाला पूछे, लेकिन मान लो कोई मंझा हुआ इंटरव्यूअर सामने आ ही गया और ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इतना हार्ड है नहीं, आप बता दें, इसलिए वो मैं करा रहा हूँ। वेर अर्ग मेथड शुड बी ओवररिडन विद वेर अर्ग मेथड ओनली। ये बात समझ में आई, साफ साफ तो लिखी है। वेरी गुड, अब आपको रीजन समझ में आएगा। वेर अर्ग वाले के साथ वेर अर्ग का ही ओवरराइड चलेगा। अगर हम ऐसा ट्राई करने की कोशिश भी करें, ये लो, इफ वी आर
ट्राइंग टू डू, पूरा लिख देता हूं, ओवरराइडिंग विद नॉर्मल मेथड, देन इट विल बिकम ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडिंग कहला जाएगा आपका, तब ये आपका वो नहीं कहलाएगा। क्यों? आप देखिए सीक्वेंस वाली बात आ गई, ठीक है। और जब ओवरलोडिंग की हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर किससे होता है मेथड रिजोल्यूशन, किससे होता था? वेरर को ओवरराइड किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ वेरर के साथ। वेरर को अगर ओवरराइड किया जाए तो वेरर को केवल और केवल ओवरराइड किया जाएगा वेरर के साथ ही, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूजन वो ही इसलिए पैदा कर देगा क्योंकि वेरर भी इंट को एक्सेप्ट कर लेगा और वो भी इंट को। आपको देखने में ऐसा लगेगा दोनों ही इंट कर रहे हैं तो ओवरराइडिंग तो हो गया, नहीं, आप भूल रहे हैं। वेरर में आप एक से ज्यादा एलिमेंट डाल सकते हो। ये वाला बाइफिकेशन क्यों नहीं याद रह रहा आपको? जब एक से ज्यादा डाल सकते हो पैरामीटर चेंज तो ओवरराइडिंग थोड़ी रह गया, अब ये ओवरलोडिंग हो गया भाई। चाहे आप नंबर में चेंज कर दो पैरामीटर को, चाहे उसकी टाइप में चेंज कर दो, चाहे आप उसके सीक्वेंस क्रम में चेंज कर दो, तीनों चीजें ओवरराइडिंग ही तो ओवरलोडिंग ही तो कहला रही हैं। यहां तक किसी को कोई इशू? वेरर का स्पेशल केस इंटरव्यूअर बना के रखता है। अगर कोई अच्छे से इंटरव्यू ले रहा है वो आपको जानबूझ के कहेगा, पहले बेस बना लेगा, अच्छा देखो ये भी इंट एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ जी आप कहोगे ऐसे कर लेगा, ये भी इंट एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब दोनों 10-10 एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बताओ कौन से वाला रन होगा? पहले आपसे हाँ कहलवा लेगा क्योंकि आपको समझाना भी तो जरूरी है मैं पूछना क्या चाहता हूँ, और जब आप समझ चुके होंगे तब आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? आगे बढ़े। मेन मेथड को मेथड हाइडिंग किया जा सकता है? हाँ अभी तो किया है, आपके सामने किया है। और मेथड हाइडिंग कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्या होता है? ओवरलोडिंग। वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? आपका स्पष्ट शब्दों में जवाब होना चाहिए यस। तो क्या सकता है? अब थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करेगा क्योंकि आपने उसके सवाल का जवाब थोड़ा सा डायरेक्ट दे दिया। Can we change the sequence of this static public static void main mean to say that public void static main if there is any error? तो आप कहेंगे कोई एरर नहीं, इस सीक्वेंस के छेड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात इसी से संबंधित पूछ सकता है क्या? नहीं ये वाला तो हो ही गया, अभी ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और दूसरा को चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब वो पीछे पड़ेगा, उसके पास सिर्फ एक ही चीज बची, क्या? पब्लिक। कि मेन मेथड को पब्लिक क्यों बनाया? अब वो मेन मेथड पूछ ही रहा है तो वो सारे पूछ ले, मेन मेथड को पब्लिक क्यों बनाया? क्योंकि आउटर क्लास से उसको कॉल किया जा सके। पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी कहीं से भी होती है, आउटर से किया जा सके। चौथा क्वेश्चन मेन से ही संबंधित। अब उसके बाद इस सवाल के बाद मेन का एक बच सकता है और पांचवा, वही स्ट्रिंग ARGS वाला। चौथा क्वेश्चन क्या है कि मेन मेथड जानबूझ के जावा लिखने वालों ने स्टैटिक क्यों बनाया? तो आप कहेंगे सीधी सी बात है, अगर वो स्टैटिक नहीं बनाते तो हम एप्लीकेबल हो जाते इसको ओवरराइड करने के लिए, और एक बार भी अगर हम इसे ओवरराइड कर लेते तो JVM कंफ्यूज हो जाता कि मैं अपने वाले मेथड को कॉल करूं या इस वाले को कॉल करूं। इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए इसको स्टैटिक बना दिया गया, यानी कि ओवरराइडिंग इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है स्टैटिक की वजह से। नहीं तो फिर क्या होता, आप अपने अपने मेन मेथड बना के सिर्फ हेलो प्रिंट कराते, रन करने का उसको बता रखा है JVM वाले मेन मेथड को, आप कुछ और करा रहे हो, वहाँ कुछ और बता रखा है, तो आपका प्रोग्राम एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं चलता क्योंकि आपने उसके अंदर ओवरराइडिंग कर दी। और ओवरराइडिंग करने की वजह से आप अपना ही वो बनाओगे ऑब्जेक्ट, और वो नियरेस्ट जो चाइल्ड होता है उसी के हिसाब से चलता है ना। नियरेस्ट चाइल्ड आप ही हो, आपके हिसाब से आपके वाले को ही रन कर देता, इसीलिए मेन मेथड को स्टैटिक बनाया गया। अब ये जो आर्ग्यूमेंट डाला गया, अब इसे भी खत्म कर देते हैं स्ट्रिंग ARGS वाले को। कमांड लाइन से देखो, जब कभी मैंने नोटपैड पे कराया होगा तो कमांड लाइन से यूजर से इनपुट लेने के लिए वो स्ट्रिंग ARGS डाला जाता है। ये जो डाला गया स्ट्रिंग ARGS,
इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हो क्या? आजकल बच्चों का एक खिलौना आ रहा है जिसके आगे आप बोलते हो तो फिर वो भी बोलता है, वापस आवाज निकालता है। तो आप कमांड लाइन से ही तो उसको वॉइस दे रहे हो, और फिर उसको बताया गया है ये वाला प्रोग्राम जो उसने दिया रन कर दे। और दो चार चीजें रन उसके साथ एग्जैक्ट वो जोड़ दी गई कि केवल आवाज ही नहीं, आपको डांस भी करना है, लाइट भी जलानी है। लेकिन लिया कैसे गया इनपुट? कमांड लाइन से, यहां से। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करने की कोशिश करोगे, इसको मैं सारे को कमेंट कर दूं, ये लो अभी फिलहाल कमेंट कर दे रहा हूं। अगर आप इसको ऐसे करने की कोशिश करोगे, ARGS का 0 प्रिंट कर दे, तो क्या प्रिंट करेगा? भाई ये कमांड लाइन से अभी आप डाल ही नहीं रहे तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, सीधी सी बात है। कहेगा, देखो क्या कह देगा, क्या कहेगा, सोचो क्या कहना चाहिए, मैं नहीं बता रहा। हाँ, मैंने देखो इंडेक्स 0 डाली है, अब तो कुछ याद आया होगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। कमांड लाइन से अभी तक मेरे पास किसी भी इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं आई और आप 0 इंडेक्स पे डलवा रहे हो, मैं कहां से लाऊं 0 इंडेक्स की वैल्यू? कमांड लाइन से अगर डाल दी गई होती पहली बार ही तो 0 में डालता, दूसरा वाला डालते तो 1 पे डालता, तीसरा वाला, तब आप प्रिंट करा सकते थे। लेकिन अभी तक कमांड लाइन से आया ही नहीं, आप 0 वाला प्रिंट करा रहे हो, तो कहेगा क्या? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई आया नहीं। ठीक है, मतलब आपका सारा हो गया सवाल जवाब मेन मेथड का। थोड़ा सा आगे बढ़े, कितनी देर हुई है? चलिए बंद कर दें।